गुड अभिषेक मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर कंटिन्यू कर सकते यस, गुड मॉर्निंग प्रीति। आई होप यू आर रेडी, है ना? हाँ, आई एम रेडी। ओके ओके, आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है प्रीति जी? हिंदी है। ओके ओके। सो प्रीति जी, आप संक्षेप में बोर्ड मेंबर्स को अपने बारे में बताइए और बिना अपना नाम डिस्क्लोज किए हुए। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीपनारायण रामकृष्ण हाई स्कूल खगड़िया से हुई है और 12th भी मैंने वहीं से किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से एसएम कॉलेज से 2019 में अंग्रेजी साहित्य में पूरा किया है और वर्तमान में मैं बीपीएससी द्वारा चयनित होकर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। ठीक है, आप शिक्षक हैं प्रीति जी। करंट में आपने अभी जो करंट में शिक्षक अभी भर्ती हुई है उसमें देखा होगा कि काफी शिक्षक को पोस्टिंग जो है बहुत ही आउटर एरियाज में मिली है, खासकर फीमेल शिक्षक को, तो उनके कम्यूट में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या जी आपको सर। लगता है कि हाँ, तो क्या आपको लगता है ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? आप कोई दो सॉल्यूशंस बताएंगे अगर आपसे कोई सुझाव मांगेगा तो? सर 2 सॉल्यूशंस गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएट किया था कि जो शिक्षक हैं उनके लिए पास में आवास का व्यवस्था किया जाएगा और उन्होंने टेंडर भी हम्म। निकाला हुआ है। और साथ ही साथ जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्होंने ट्रांसफ़र की व्यवस्था की और अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ऑनगोइंग है और मैं खुद ट्रांसफ़र लेके अपने पास के क्षेत्र में आ पाई हूँ सर। ठीक है प्रीति जी। हाँ, अभी मिडिल ईस्ट में कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है किसी देश में? क्या आप अवगत है इससे, किस देश में चल रहा है? सर ईरान में। जी जी। तो ईरान में प्रोटेस्ट क्या चल रहा है, क्या कारण है ईरान में प्रोटेस्ट के? सर, अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया जिसकी वजह से जो उनके घरेलू समस्या महँगाई है और इन्फ्लेशन है, ये सब बढ़ गया ईरान में। इस वजह से वहाँ पे जो आम जनता है उनको जो मूलभूत चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही है। इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस के एक सिचुएशन आ गई है ना? जी सर। जी सर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब से ट्रम्प 2.0, जब से नई गवर्नमेंट आई है ट्रम्प की, लगभग 1 साल होने जा रहा है, तब से उन्होंने कई डिसीजंस, जैसे कि अभी वेनेजुएला वाला डिसीजन आपने देखा होगा, और जी अभी सर। आपने करंटली न्यूज़ में अब पढ़ा होगा कि ग्रीनलैंड वाला डिसीजन जो है अभी जी, अभी जी। हाल ही में जो ग्रीनलैंड पर चल रहा है। तो आप इसको जी। कैसे, और फिर ये जो इनका जो पॉलिसी है जिसमें कि टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, 500 टैरिफ्स ऑन इंडिया कहने की बात कर रहे हैं रशियन ऑयल इंपोर्ट करने को लेके। तो आप इसको ओवरऑल ट्रम्प 2.0 की पॉलिसीज को कैसे देखते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा? सर ट्रम्प ने जब उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन किया था, तो उन्होंने उसी टाइम बोला था कि अमेरिका फर्स्ट। तो वो उन्हीं नीति पे चलते हुए अपने सारे कार्यों को कर रहे हैं और जो उनके बैकयार्ड में जो कंट्रीज़ है, वो उनको अपने मतलब प्रभाव में लेना चाहते हैं। जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, उसी तरह से ग्रीनलैंड में किया। उनकी एक नीति और भी है, जैसे वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते हैं। वेनेजुएला में ऑयल था और ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना है, जिसकी वजह से वो ग्लोबल क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा सकें। और उन्होंने हाल ही में 66 जो अ, अलायंस थे, उनसे भी विथड्रॉ कर लिया है, जिससे भारत पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि अमेरिका ने आईएसए से भी अपना विथड्रॉ कर लिया है। तो जो क्लाइमेट का एरिया है, उसमें बहुत ही ज़्यादा आघात लगेगा और साथ ही साथ जो इंडिया पे उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की बात की है, ये उसपे बहुत जो आयात है और निर्यात है, उसपे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया है, वो अपना घरेलू उत्पाद बढ़ाकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देकर अपना उत्पाद बढ़ा सकता है और ग्लोबल साउथ में एक नेता के तौर में उभर सकता है सर। इसको आपदा में अवसर की तरह भी देख सकते हैं। इसके तो अभी अभी ग्रीनलैंड अभी किसके क्षेत्राधिकार में, उस पर किसका सर अधिकार है? सर डेनमार्क का क्षेत्राधिकार है। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके अलावा अभी आपने लोकल न्यूज़ भी देखी होगी वेस्ट बंगाल की, जिसमें ईडी सर्चेस, जो ईडी जो सर्च के लिए मांग रही है, उनके जो सीएम है ममता बनर्जी, क्या आप उस न्यूज़ से अवगत हैं? हाँ, हाँ, मैं उस न्यूज़ से अवगत हूँ। जब ईडी ने रेड किया था,
तो उन्होंने आके बीच में इंटरवेन करके वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ले गई थी, जिस वजह से ईडी ने उन पे सीबीआई एफआईआर की माँग की है सर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हालाँकि एलिगेशंस लगते हैं इन इन जनरल पब्लिक और फ्रॉम अपोजिशन कि ईडी जो है काम जो कर रही है वो एक निष्पक्षता से नहीं कर रही। आपके इस पर क्या विचार है? सर ईडी अगर अपने लीगल होते हुए लीगली वैधानिक कार्यों को अगर कर रही है और वारंट जारी करते हुए वो वहाँ वहाँ सर्च वारंट लेके आती है, तो उनको सर्च करने का अधिकार है। वैधानिक तरीके से वो बिल्कुल सही हैं और जो विपक्ष उन पे बोला जाता है विपक्ष के द्वारा वो वैधानिक तरीके से सही नहीं बोल सकते लेकिन मॉरल तरीके से उनको एक तरह से देखा जा सकता है। ठीक है प्रीति जी, यस प्रेम सर प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, आपकी हॉबी क्या है प्रीति? मेरी हॉबी मंजूषा पेंटिंग है सर। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग, तो इससे क्या लगता है कि आत्मनिर्भर बिहार में इसके कुछ योगदान हो सकते हैं, कंट्रीब्यूशन? जी सर, जिस तरह से मिथिला पेंटिंग ने अपना एक अलग जगह बनाया है, उसी तरह से मंजूषा भी अब आगे बढ़ रहा है और भागलपुर में कुछ जीआई प्रोडक्ट हैं, जिसके अंतर्गत जो मंजूषा है, उसको भी शामिल किया जा रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत और इसको बढ़ावा देते हुए ग्लोबल लेवल पे लेके जाने की बात चल रही है और अभी तक बहुत सारे इसके अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, जैसे तसर सिल्क पे इसका मतलब पेंटिंग किया जाता है और इसको फिर स्टॉल लगा के बेचा जाता है और ऑनलाइन इसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो अच्छी खासी कीमत पे अब बिकने लगी है। 3 पेंटर का नाम बताइए इससे, मंजूषा पेंटिंग। 3 पेंटर मनोज पंडित, निर्मला देवी और चक्रवर्ती देवी, उलूपी झा। सबसे ज़्यादा योगदान किनका है इन सब में से? सबसे ज़्यादा योगदान मनोज पंडित का है, वो इसके फादर भी माने जाते हैं। किन्हीं पेंटर को पद्म श्री वगैरह मिला है इस पेंटिंग में? नहीं सर, अभी तक किसी को पद्मश्री नहीं मिल पाया है मंजूषा पेंटिंग के अंतर्गत। ठीक है। जी। आप बिहार से न्यूज़ जो आती है वो सब आप अवगत होंगे। जी, जी। तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत एक ईज़ ऑफ लिविंग, जीवन आसान करने का लक्ष्य सरकार रखी है। उसके बारे में जी। आप क्या जानते हैं? मतलब उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर मतलब एक पोर्टल भी निकाला गया है वेबसाइट जिसमें हम लोग अपनी उसमें एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे और जीवन आसान किया जा सकता है। हुँ, हुँ। तो उसमें एक ये है कि जैसे बुजुर्ग हैं, तो वो घर बैठे कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। मैंने ये हाल ही में न्यूज़ में देखा था सर। 7 निश्चय के सातों पिलर को आप बता सकती हैं क्या? मैं ट्राई कर सकती हूँ सर। ओके, ओके, अ, बता दें। जैसे दोगुना रोज़गार, दोगुनी आय, अ अ, सशक्त उद्योग समृद्ध प्रदेश, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, अ, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, अ, ज मजबूत आधार मैं सर इतना ही अभी याद कर और पा रही लास्ट सर। में वही जीवन आसान सबका सम्मान है। आपका ठीक है, अच्छा ये हाँ, ठीक है अमित सर, आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्रीति जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? सर मेरा एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। अच्छा अच्छा, आप ये बताओ कि आपका इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन और आप वो ऑप्शनल हिस्ट्री लिए हो, तो फिर ऐसा क्यों? सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय मेरे एक सब सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री रहा था और साथ ही साथ मेरे पिताजी जो मतलब उनका बैकग्राउंड जो रहा था एकेडमिक वो हिस्ट्री था तो वो मुझे घर में कहानियों की तरह हिस्ट्री बताते थे तो मैंने उसको आगे उसमें इंटरेस्ट लेते हुए हिस्ट्री को ऑप्शनल चुना था सर। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, हिस्ट्री का आपका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? सर हिस्ट्री वैसे मुझे तीनों पार्ट अच्छे लगते हैं, पर अभी अगर थोड़ा झुकाव देखा जाए तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ बोलूँगी। इसलिए क्योंकि वो भारत को बहुत गौरवशाली प्रदर्शित करता है, इस वजह से मैं उसको ज़्यादा झुकाव देती हूँ सर। और मॉडर्न नहीं करता है क्या? सर करता है बट ज़्यादा आपने पूछा कौन-सा इसलिए, अच्छा सारे अच्छा। करता है। अच्छा ये बताइए कि
इतिहास में जो है डेट का कितना महत्व है? क्या चीज़ सर? तारीख तारीख डेट डेट का कितना महत्व है इतिहास में? सर, इतिहास में बीती हुई बातों का ही वर्णन मिलता है और बीती हुई बातों को जानने के लिए डेट का उपयोग किया जाता है, जिससे हमें पता चले कि कौन-सी घटना पहले हुई और कौन-सी घटना बाद में हुई। इस वजह से हमें क्रमबद्धता पता चलती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, इज्जतदारी व्यवस्था जानते हो आप? क्या सर? इज्जतदारी व्यवस्था। इजारेदारी। इजारेदारी इजारेदारी। व्यवस्था। यस। सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इजारेदारी एग्ज़ैक्ट। अच्छा, महात्मा गांधी का जो है वो पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कौन सा था? सर, राष्ट्रव्यापी अगर जन आंदोलन देखा जाए तो वो असहयोग आंदोलन कह सकते हैं, जो खिलाफत अच्छा वो आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो कब आया था असहयोग आंदोलन? सर 1920 में आया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बताओ, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था, उसमें अगर महात्मा गांधी चाहते तो इसको रोक सकते थे? सर उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे थे उस टाइम के जो वायसराय थे, गवर्नर थे, उनको इरविन को लिखा था। बट जो हम्म। गांधी जी का मॉडल था, दर्शन था, उनका मानना था कि अहिंसा उन्होंने सबसे ऊपर रखा था। बट फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था उन तीनों को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी इरविन थे, उन्होंने बोला था कि मैं सबको छोड़ दूँगा, बट जो जिन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई की है उनको नहीं छोड़ूँगा। इस वजह से महात्मा गांधी उसमें सफल नहीं लेकिन हो पाए। अगर लेकिन अगर गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी चाहते तो अपना ये शर्त रख सकते थे और उनको छुड़वा सकते थे, तो फिर वो सर उ क्यों नहीं किए? सर उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था अंग्रेज़ों का। वो तो अपना नेगोशिएशन टेबल पे लाना ही महात्मा गांधी का एक जीत माना जाता था। और एक और व्यू था जैसे भगत सिंह का व्यू था कि वो जानबूझ के खुद को शहीद करना चाहते थे जिस वज़ह से युवाओं में ये आ सके कि देशभक्ति का माहौल ज़्यादा बन सके सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इतिहास में किसी एक घटना का आप उदाहरण दीजिए जिससे आप भविष्य में और आगे अच्छे तरीके से आप अपने भविष्य को सुधार सकती है उससे शिक्षा लेकर। सर मैं महात्मा बुद्ध जो हैं उनके जो ज्ञान थे, उनका दिया हुआ जो दर्शन था, उनसे मैं सीख लेके आगे अपने जीवन में उनको मतलब अपने जीवन को अच्छे से सँवार सकती हूँ। जैसे उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की थी, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ का इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान है? सर बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने पोएट्री के क्षेत्र में बहुत ही जो नेचर का प्रभाव था वो समाहित किया था। तो उन्होंने नेचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा लिखा था और उनकी कविताएँ आज भी बहुत ही स्मरणीय हैं और उनकी कविताओं में प्रकृति के रूप देखे जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, हु योर फेवरेट ऑथर एंड व्हाई? माय फेवरेट ऑथर माय फेवरेट ऑथर इज़ जस्टिन ये रस्किन बॉन्ड। व्हाई? एंड व्हाई? सर क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उन्होंने जो अपने बचपन की कहानियाँ और जो आसपास के माहौल को बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त किया है, क्योंकि वो देहरादून और मसूरी से जुड़े हुए थे। तो हम्म। उन्होंने अपनी रेल की यात्राओं को बहुत ही अच्छे से इसमें जोड़ा है और साथ ही साथ अपनी विडंबनाओं को जो उनका किशोरावस्था था, उनको दर्शाया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ मैं सर। उनकी एक बुक है द रूम ऑन द रूफ जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। वो बहुत ही प्रभावित करती है मुझे सर। अच्छा, बिहार का कोई 5 मुझे इंग्लिश लिटरेचर ऑथर का नाम बताइए। सबसे पहले तो सर एक महिला जो राइटर है मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मन्ना बहादुर।
फिर हैं हमारे अमित्वा कुमार हैं, सिद्धार्थ चौधरी हैं और सिद्धार्थ चौधरी हैं और मैं अभी से थोड़ा याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है प्रेम सर। ठीक है। प्रीति, आप बताइए, विलियम शेक्सपियर को यूनिवर्सल राइटर के रूप में जाना जाता है। जी सर। इसके पीछे क्या तर्क है? सर, उन्होंने लगभग 39 प्ले लिखे थे और 154 सोनेट्स लिखे थे। और जो उन्होंने लिखे थे वो एक इमेजिनरी फॉर्म में थे, बट उनकी जो रचनाएँ थी, वो आगे चलकर इसलिए फ़ेमस हुई क्योंकि उन्होंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्षेत्रों में लिखा था। जैसे उन्होंने ट्रेजेडी भी लिखा, कॉमेडी भी लिखा और पोएट्री भी लिखा। और जो उनकी ट्रेजेडीज़ थी, वो उस समय की जो राजकीय व्यवस्था थी उसको उजागर करती थी। और जो उस समय का जो जीवन यापन था, जैसे वो रेनेसांस पीरियड में आए थे, तो उस समय के जीवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने दिखाया था। जैसे हमारे यहाँ प्रेमचंद्र ने दिखाया था, वैसे ही शेक्सपियर ने दिखाया था। इस वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। बिहार का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? अ, भिखारी ठाकुर को सर। इंडिया का शेक्सपियर? सर मुझे मैं गेस कर सकती हूँ क्या सर? करिए करिए। सर क्या प्रेमचंद को कहते हैं? ठीक है, आप ये बताइए कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, उसका योगदान जो है इंडिया के विकसित भारत में हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। जैसे जो लिटरेचर लिखे गए थे पहले के समय में, मतलब जैसे पंचतंत्र थी, महाभारत था और रामायण था, और जो हमारे वेद थे उसको अंग्रेजों के समय में उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, करवाया गया जॉन मार्शल के द्वारा। तो उन्होंने जब ये ट्रांसलेट किया, तो ये पूरे विश्व के समक्ष आ पाया और पूरे विश्व ने देखा कि हम लोग किस तरह से पहले से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, जैसे आयुर्वेद या ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में जानते थे। तो हम लोगों के जो ज्ञान और जो परंपरा थी वो पूरे विश्व में फैल सकी, और उसी चीज़ को हम अभी भी दिखा सकते हैं सॉफ्ट पावर के रूप में सर। ठीक है। हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में से आप किसको ज़्यादा संपन्न मानती हैं, ज़्यादा इनरिच किसको मानती हैं? सर मैं दोनों को मानती हूँ, मैं किसी एक को नहीं चुन सकती क्योंकि दोनों ने अपने-अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और अपने-अपने वक्तव्यों और अपने-अपने विचारों द्वारा लोगों को प्रभावित किया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर अभी वर्तमान ठीक में है। हो सर। पूरा ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो किसका प्रभाव ज़्यादा है, हिंदी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का? सर लिटरेचर का एक समान प्रभाव पड़ता है, बशर्ते ये हो जाता है कि इंग्लिश ज़्यादा लोगों को समझ में आती है, इंग्लिश एज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज बोला जाता है, इसलिए वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है, इसलिए ग्लोबल लेवल पे थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा उसका हो जाता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप रिलैक्स कर सकते हैं। अमित सर और अभिषेक सर फीडबैक दे सकते हैं। हेलो अमित सर, अभिषेक सर। हाँ ठीक है प्रीति, मैं अपना फीडबैक देता हूँ। आज आपका अच्छा रहा इंटरव्यू। मेरे अकॉर्डिंग आपका मतलब कि काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। मैं आपको स्कोर एक रफ आइडिया मैसेज कर दूंगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, आपका बोलने का जो फ्लो है वो भी अच्छा है, नॉलेज भी ठीक लग रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा। हाँ सर, दे सकते हैं अभिषेक। हाँ हाँ प्रीति जी, आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। आपने मतलब जो भी आंसर मैंने बोला, तो आपने अच्छा आंसर दिया है। और आप यही ड्रेस पहन के जाओगे? नहीं सर, मैं अभी इसी को मतलब साड़ी-वाड़ी पहन के जाऊँगी, लेकिन अभी प्रिपेयर नहीं कर पाई थी जल्दी-जल्दी अच्छा में। अच्छा, आपका इंटरव्यू कब है? सर मेरा सेकंड फेज में होगा। ओके ओके। अच्छा, ठीक है। नहीं, आपने अच्छा जवाब दिया है। आपका मतलब बोलने का तरीका भी मुझे अच्छा लगा। बाकी तो हमको तो इसमें कोई नहीं है, आपका अच्छा ही है। मुझे हिसाब से आपका अच्छा ही इंटरव्यू जाएगा। सर थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो बता देते सर। हाँ, इम्प्रूवमेंट का एरिया जैसे कि जो थोड़ा फैक्चुअल है, जैसे इतिहास का है तो थोड़ा फैक्चुअल है, तो जो बेसिक वगैरह जो होता है थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिए। जैसे मैंने इजारेदारी व्यवस्था पहरेदारी। पूछा। जी सर, हाँ, इजारेदारी एग्ज़ैक्टली व्यवस्था आपने पूछा। हाँ, तो जी उसको सर। एग्जैक्टली ना था, वैसे भी इससे भी। और जैसे मतलब इतना व्यवस्था होता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है कि मतलब कभी कभी डेट वगैरह भी पूछ लेता है। तो
उससे रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, समझे। अब बाकी इंग्लिश लिटरेचर में तो मुझे ठीक लगा है, इंग्लिश लिटरेचर में तो आपने अच्छा जवाब दिया है, थैंक मुझे यू सर, ठीक मैं लगा देख बाकी। लूंगी सर, हिस्ट्री का हाँ फैक्ट ठीक है, देख लूंगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा है आपका करंट वगैरह भी अच्छा था। अभिषेक सर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? अभिषेक सर, मुझे जहां तक लग रहा है कि उनका नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं सर आ गए, आ नाउ गए सर। नाउ ओके अमित सर, आप माइक ऑफ कर लीजिए। नहीं अभिषेक सर, नहीं आ रही है। नहीं, आप अमित सर का माइक यूज कर सकते हैं सर। अमित सर, आप अपना माइक प्रोवाइड कर सकते हैं। आप प्रीति, आवाज़ नहीं आ रही है सर की, ठीक है। अब कुछ और कोई अगर बात नहीं सर। अगर कुछ एडिशन होगा तो आपको मैसेज हम कर देते, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।